Hello everyone. In this video we are going to study the principle of inheritance, Mendel's law, concept of genetics, class 12th CBSE board. Let's start the video. Yes students, अपना वीडियो शुरू करते हैं. The genetics. The term genetics was introduced by W. Bateson 1905. The branch of biology dealing with the heredity and variation. सबसे पहले इसका टर्म जो दिया था जेनेटिक्स, बेसिकली जो टर्म दिया था वो हमारे बेटसन ने दिया था. ठीक है, और आपको तो पता है कि इसके फादर कौन है, तो हम सब जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल इसके फादर हैं जेनेटिक्स की. उन्होंने नींव रख दी थी. सिंपली अगर देखा जाए, ठीक है, कि जेनेटिक्स होती क्या है, आपको क्या पढ़ना है इस पूरे कॉन्सेप्ट में. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स. ठीक है, जो भी हेरिडिटी है, जो भी चलती चली आ रही है, यानी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लगातार जा रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे माँ बाप के अंदर हैं, पेरेंट्स के अंदर हैं, ठीक है, वो लगातार हमारे अंदर से होते हुए लगातार जनरेशन टू जनरेशन चलते चले जा रहे हैं. और उसमें कितना बदलाव हो रहा है, क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, कौन कौन से फिनोटाइप कैरेक्टर्स बदल रहे हैं, इन सारी डिटेल्स की स्टडी करी जाती है हमारी जेनेटिक्स के अंदर. ठीक है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, ये भी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस. हेरिडिटी है हमारी हिंदी में बोला जाता है इसको अनुवांशिकता, यानी टोटली जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ट्रेट्स होते हैं, जब वो जाते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है हेरिडिटी. इनहेरिटेंस बेसिकली होती है विरासत. जो प्रोसेस है, जो पाथवे है, वो इनहेरिटेंस तय करता है इसका. ठीक है, तो हेरिडिटी बेसिकली यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है. इनहेरिटेंस तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, हमारी जितनी भी जायदाद होती है हमारे माँ बाप की, वो हम सबको मिलती चली जाती है ना, वो इनहेरिटेंस में आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे सही टर्म होना चाहिए था बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस. ठीक है, बेसिकली लिखा यही जाता है, तो मैंने यही यूटिलाइज किया हुआ है बच्चों. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू, ये चीज याद रखिएगा, ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रेट्स का चले जाना. द कैरेक्टरिस्टिक्स सो ट्रांसमिटेड, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उनको बोला जाता है हेरिडिटरी और जेनेटिक. ठीक है, ये चीज इतनी समझ आ गई होगी कि हेरिडिटी क्या होती है. और हमारी जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, डीलिंग विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, कितने ज़्यादा हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पहुंच रहे हैं हमारी जनरेशन में और उनमें कितना बदलाव हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं, हमारे हेयर कलर जा रहा है, हेयर स्टाइल जा रहा है, ठीक है, चेहरे की बनावट जा रही है, स्किन कलर जा रहा है, आई कलर जा रहा है, शेप ऑफ आईज जा रहा है, कौन कौन से जो आपको माँ बाप से कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कितने जा रहे हैं. लोग कितना कहते हैं कि तुम अपने पापा से मिल रहे हो, नहीं तुम अपने दादा से मिल रहे हो, ठीक है, नहीं तुम अपनी मदर से मिलती हो. ठीक है, बहुत सारे लोग ये आपको कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, आपके चलने का स्टाइल आपके पापा की तरह है, आपकी बात करने का स्टाइल आपकी मम्मा की तरह है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ठीक है, हेरिडिटी हैं, आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, लगातार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलते रहते हैं. ठीक है, यह डिफिनेशन आपको लिखनी है क्लास 12 के बोर्ड में, अगर पूछते हैं भी. ठीक है, व्हाट इज हेरिडिटी, तो अब सीधा सीधा सिंपली, मैंने एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी, ठीक है, बुक का इस्तेमाल नहीं किया है, एक्सेप्ट रमेश गुप्ता की कुछ चीज़ें ली, जैसे कि बेटसन वाला जो टर्म है वो वहाँ से मैंने लिया है उससे. ठीक है, क्योंकि शुरुआत बताना बहुत ज़रूरी होता है. आगे आते हैं, वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वेरिएशन यानी वो बदलाव जिसमें जो बच्चे होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, अपने माँ बाप से चेंज हो जाते हैं, एकदम से अलाइक कहाँ दिखते हैं अपन अपने पेरेंट्स के. ये जो बदलाव आया है यही वेरिएशन है, और इसकी जो स्टडी करी जाएगी, ठीक है, पूरी हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो टर्म दिया गया वो जेनेटिक्स के अंदर की जाएगी, है ना. एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट सिमिलर. सबके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि सिमिलर, आप भाई बहन सिमिलर नहीं देखते हैं एक्सेप्ट ट्विंस. ठीक है, वो भी आइडेंटिकल जो होते हैं अपने, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर आइडेंटिकल ट्विंस. लेकिन जेनेटिक्स उसमें भी बोलती है कि उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता ज़रूर है, बस वो अलाइक एकदम से दिखते हैं, दे आर सिमिलर. ठीक है, दीज आर वेरिएशन, जो भी बदलाव हो रहा है हमारे अंदर हुआ है, हमारे
भाई बहनों के अंदर होता है, ठीक है, हम लोग एक एग्जैक्ट अलाइक नहीं दिखते हैं ना, ये वेरिएशन है। ये डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स, एनसीईआरटी की ये लाइन है। द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट, दूसरी डिफिनेशन देख लीजिए, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स आर वेरिएशंस। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर आप वी कैन डिफरेंशिएट, हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंशिएट, हाँ आंखें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, नाक नहीं मिल रही है, हेयर कलर नहीं मिल रहा है, हेयर स्टाइल नहीं मिल रही है, तो ये वेरिएशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फादर के जो हेयर है वो कर्ली है, ठीक है, मदर के बाल जो हैं वो स्ट्रेट है, ठीक है, और जो प्रोजेनी है यानी लड़का या लड़की है तो उसके कर्ली भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ मदर से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, इसके स्ट्रेट हेयर हैं, ये ममा से तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है, ठीक है, और जरा सा भी वेरिएशन आ रहा है, उसमें जरा सा बदलाव हो रहा है, हेयर कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये कैरेक्टर जो हैं वो चेंज हुए हैं, वेरिएशन हुआ है, स्किन कलर चेंज हो गया है, ये वेरिएशन हुआ है, बदलाव हुआ है ना। तो एवरी इंडिविजुअल हैज ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट सिमिलर, दीज आर वेरिएशन एंड द वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी जो होती है वो डिफर हो जाती है। क्लियर? ये है वेरिएशन, हमारा बदलाव, कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है, हमारी जनरेशन में हुआ, फिर अगली वाली जनरेशन में भी हो जाएगा, फिर आने वाली जनरेशन में बदलाव होता चला जाएगा, ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन ने ये बात बोली है कि जितना ज़्यादा वेरिएशन इकट्ठा होता चला जाएगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और आगे चलकर वो एक नई स्पीशीज को जन्म दे देता है। ये एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। क्लियर? आगे आते हैं। अब कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट्स जो स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। दीज ट्रेट्स डेवलप बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो हेरिडिटी में जो ट्रेट्स आए हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, और एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एक्वायर्ड ट्रेट्स की, कि वो ट्रेट जो इंसान अपनी जिंदगी में डेवलप कर लेता है, ठीक है, उसको उसके माँ बाप से नहीं मिले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पिक्यूलर पॉइंट बता दूं, कभी नहीं भूलने वाले आप लोग, वो होता है एग्जांपल्स इसकी, ऑल लर्निंग्स, जितनी भी लर्निंग्स हैं, लार्ज मसल साइज, पियर्स्ड एयर एक्सेट्रा, जितने भी ये चीजें हैं, ये सब आपके एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। कान छिदवाया है, कान में छेद है, ठीक है, तो वो एक्वायर्ड है, वो प्रोजेनी में नहीं जाने वाला है ना। ऑल लर्निंग्स, कार ड्राइविंग हमने सीख रखी है, तो वो जाहिर सी बात है जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर नहीं जाने वाला। बाइक राइडिंग सीख रखी है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी लर्निंग्स आपने सीख रखी है अपनी पूरी लाइफ टाइम में आप सीखते हैं। लर्निंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलती रहती है जिंदगी में, आप रोज कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। तो लर्निंग, ठीक है, जितनी भी है, आपने जितनी भी चीजें सीख रखी हैं, ओके, वो आपके एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। ये पास नहीं होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मसल साइज, कोई बॉडी बिल्डर है, जैसे कि एक एग्जांपल बहुत दिया जाता है कि जो लोहार होता है उसकी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका जो बच्चा होगा, प्रोजेनी होगी, उसकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, ठीक है। तो ये उसका एक्वायर्ड ट्रेट्स है। इनहेरिटेड ट्रेट्स, these traits develop in an individual since birth, ठीक है, and passes from generation to other generation, ये लगातार पास होते रहते हैं, ठीक है। ये ट्रेट्स डेवलप कब होते हैं? सिंस बर्थ, याद रखिए इस चीज को, और ये लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं, ओके। पास हो जाते हैं। वन कैन गेट दिस ट्रेट्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स, कोई भी इन ट्रेट्स को अपने माँ बाप से पा सकता है। एग्जाम्पल्स हैं, आराम से आपको बताया है मैंने, आई कलर है, स्किन कलर है, हेयर शेप है, ठीक है, कर्ली और स्ट्रेट कलर है, हेयर कलर ब्राउन है, ठीक है, किस तरीके से हैं, ब्लैक हैं, हाइट एंड सो ऑन, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमें पता चल जाते हैं कि हाँ ये हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, ये हमारे पैतृक हैं, ठीक है, इनहेरिट हुए हैं ये हमारे अंदर। ये लोग कहते हैं ना ये तुम्हारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट है, ठीक है, यानी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है, ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अंदर, ओके। दीज ट्रेट्स डेवलप इन एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ, ठीक है, और ये सारे के सारे कब आ जाते हैं? ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन ऐसा हो जाता है। ट्रेट्स हमारे इधर से उधर ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन ऐसा होता है।
है ना। एक्वायर्ड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि वो ट्रेट जो आप जिंदगी में डेवलप करते हैं तो सारी लर्निंग्स आप कभी नहीं भूलने वाले शायद, कि जितनी भी चीज़ें सीखते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, वो सारे के सारे एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। आगे आते हैं हेरिडिटी। देखिए यहाँ पे XX, XY, इनके कलर देख लीजिए, हेयर कलर, हेयर शेप देख लीजिए, ठीक है, किस तरीके से है। तो कलर यहाँ पे ज़्यादा दिखाया गया है। तो लड़की के पास जो कलर आया है, ठीक है, इसका जो X क्या है एंड दिस X, ठीक है, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि इसको मदर से मिला है। ओके, इसको जो लड़का बना हुआ है प्रोजेनी में आया है, इसको कलर जो है मदर से मिला है, और इधर वाले जो दोनों कलर जो है कहाँ से मिले, फादर से मिल गए। तो ये हेरिडिटी है, लगातार चलते चले आ रहे हैं। हेयर कलर की सिर्फ दिखाया उन्होंने, ठीक है। क्लियर, ये हेरिडिटी इस तरीके से बताया जा सकता है। फिलहाल बहुत ही कॉन्सेप्ट ईजी होता है इसको समझ लेना कि हाँ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं। जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसी की स्टडी को हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स बोला जाएगा। हेरिडिटी, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स इज दैट हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय vast number of submicroscopic particles present in each organisms. These are called the genes, formerly referred as factor. अब जहां फैक्टर्स की बात आई है, इसको बिना देखे समझे, ठीक है, बिना देखा भी नहीं, सेल डिवीजन भी नहीं देखा, लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसने बिना देखे ये चीज़ बता दी थी याद से, ठीक है। 1856 से लेकर के उसने काम किया था 1863 और पब्लिश किया था अपनी किताबों को, उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था। फिर 50 साल के बाद उनके काम को दोबारा से रीपब्लिश किया गया था। आप नाम जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल लेड द एक्चुअल फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये उनकी तस्वीर है, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में आज स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक्स जिन्होंने ब्रांच रखी वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, ठीक है, ऑस्ट्रियन प्रीस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, कंट्रोल्ड बाय द वास्ट नंबर। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, कौन कंट्रोल करता है इसको? आज के दौर में हम ये जानते हैं कि उसको जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब जीन्स की भी डिफिनेशन सुन लीजिए, ठीक है। अब 12th में लिखा है कि दे, ठीक है, जीन्स आर द हेरिडिटरी फैक्टर्स बोला गया कि वो फैक्टर्स है। अब मॉडर्न डिफिनेशन ये होती है इसकी जीन्स की आपके, These are the specific sequence in a DNA, ठीक है, या base sequence in a DNA that codes for the particular protein, जो किसी ना किसी प्रोटीन के लिए कोड करती हैं। वो डीएनए की सीक्वेंस जो किसी ना किसी प्रोटीन के लिए कोड कर जाए, वो होते हैं जीन्स हमारे, ठीक है। लेकिन ये बात उस टाइम पे नहीं पता थी बेटा इनको, लेकिन मेंडल साहब ने इस बात को बता दिया था कि कोई फैक्टर्स होते हैं जिनको वो डिस्क्रीट फैक्टर्स बोलते थे। उस टाइम के साइंटिस्ट को ये बात समझ नहीं आती थी कि वो कहते थे जिसकी फिजिकल अपीयरेंस बताओ ज़रा कि दिखते कैसे हैं, कहाँ होते हैं। उस टाइम पे जवाब नहीं था, लेकिन अब जवाब है। तो उस टाइम पे भी मेंडल साहब हमारे बिल्कुल सही काम करके गए थे। आगे बढ़ते हैं। की टर्म्स आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कि कौन कौन से की टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स हैं। सबसे पहले आता है, देखो यहाँ पे, लोकस, एड्रेस या लोकेशन ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम्स, उसको लोकस बोलते हैं, ठीक है। लोकाई बहुत सारे होते हैं। एलील्स क्या होते हैं? एलीलोमॉर्फ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म है। ये हाइट का जीन है जिसको कैपिटल टी से और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कैपिटल टी है तो डोमिनेंसी शो बताई जाएगी, स्मॉल टी है तो रिसेसिवनेस शो होगी, ओके। लोकस होती है लोकेशन ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम, क्लियर, कि कहां पे वो जीन्स मौजूद है क्रोमोसोम्स के अंदर, तो वो उसकी लोकस होती है। फॉर एग्जांपल, हाइट का जीन्स कहां पे मौजूद होगा, जहां पे क्रोमोसोम्स पे मौजूद होगा, वो उसकी लोकस है। होमोजाइगस, बोथ एलील्स, ठीक है, ऑफ जीन एट लोकस सिमिलर, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनको होमोजाइगस बोला जाता है जब दोनों एलील एक जैसे होते हैं। होमोजाइगस जब दोनों एलील्स इसमें से एक दूसरा होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको डिसिमिलर होता है, तो उसको बोलते हैं आप हेट्रोजाइगस। बोथ एलील्स ऑफ जीन एट लोकस डिसिमिलर, लोकस के ऊपर अलग अलग होंगे, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अलग अलग है।
होमोजाइगस डोमिनेंट, बोथ एलील्स ऑफ जीन एट लोकस सिमिलर होंगे एंड डोमिनेंट होते हैं। आपको पता है कैपिटल ए और सिंपली याद कर लीजिए कैपिटल टी जहां पे मौजूद होंगे तो आप उसको बोलेंगे कि इट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस रिसेसिव, बोथ एलील्स ऑफ अ जीन एट द लोकस सिमिलर एंड रिसेसिव होते हैं। जब एक ही जगह पे मौजूद होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल ए, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन के लिए ये टर्म यूज होता है ना। जीनोटाइप क्या होता है? सिंबलाइज्ड फॉर्म ऑफ जीन। आप जीन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसे बताएंगे कि ये जीन है, तो उसको सिंबलाइज्ड फॉर्म में लाना होगा। क्लियर है? जब सिंबलाइज्ड फॉर्म में आप उसको लाएंगे, इसको जेनेटिक मेकअप भी बोला जाता है ऑफ एन इंडिविजुअल। ये 2n होता है, याद रखिएगा, ये 2n होता है। जीनोटाइप हमेशा 2n होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए यहां पे, ये ऑलवेज इन 2n डिप्लॉयड होता है। अब जीनोम की जब बात आती है तो वो हैप्लॉयड कंटेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात। फिनोटाइप, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, विजिबल इफेक्ट ऑफ जीन्स, हेयर कलर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब कुछ जो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें, स्किन कलर, शेप ऑफ आई, नोज, ईयर लोब, ये सब दिखाई देंगे। दीज आर द फिनोटाइप्स, वो जो चीजें जो फिजिकल अपीयरेंस हो किसी एनिमल्स की या किसी भी चीज की, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। टालनेस और डॉर्फनेस, अगर टाल है तो ये फिनोटाइप हो गया, ठीक है, डॉर्फ है तो फिनोटाइप हुआ। लेकिन टालनेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो जीन्स कर रहे हैं। ठीक है, उन जीन्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? अब ये कहां पे मौजूद होंगे? तो वो क्रोमोसोम्स पे मौजूद होंगे। जिस जगह पे मौजूद होंगे उसको लोकस बोला जाएगा। क्लियर? अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो होमोजाइगस हैं, अगर दोनों डिफरेंट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो वो हेट्रोजाइगस हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन मत होना, ये जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों। इसलिए मैंने ये की टर्म्स आपके लिए नोट कर दिए थे कि बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एलील्स क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन्स की। जो कैपिटल टी है उसके जीन्स स्लाइटली डिफरेंट होंगे, यानी उसके जो बेस सीक्वेंस होगी, बेस पेयर्स होंगे, स्लाइटली डिफरेंट होंगे, यानी स्मॉल टी से, तभी तो वो अलग है। कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई चीज लंबी हो रही तो उसके पास वो जीन्स है जो उसको टालनेस की तरफ ले जा रहा है, यानी दूसरा जीन्स है जो स्मॉल टी है, वो प्लांट को छोटा कर रहा है, यानी वो इतनी तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा है, यानी वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, प्लांट की अगर बात कर लें, साइटोकाइनिन्स बेहतर तरीके से सेक्रेट नहीं कर पा रहा है या सप्रेस हो रहा है, तो जाहिर सी बात थोड़ा तो डिफरेंट होगा। अब एक जैसा होता तो जाहिर सी बात वो एक्सप्रेस होता, टालनेस पे जाता, लेकिन वो डिफरेंस है। इसीलिए मेंडल साहब ने इनको एलील्स का नाम दिया हुआ है। एलील्स तो टर्म जो एलीलोमॉर्फ दिया था वो भी बेटसन ने ही दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज नोट करने वाली है, कभी भूलिएगा मत आप लोग। क्लियर? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सबके सब एलील्स हैं जो आप एक जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। आगे आते हैं। अब देखिए, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, ये दी गई है लोकस, लोकाई लिखा क्योंकि बहुत सारे हैं। एक जीन ये है, एक ये है, कैपिटल बी ये है, स्मॉल कैपिटल सी ये है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी, दूसरे दो होमोजाइगस अलग अलग है। मतलब ये जहां जहां पे मौजूद हैं वो लोकस है, लोकाई है। अब ये देखिए, कैपिटल टी ये टालनेस के लिए, फॉर एग्जांपल ये डॉर्फनेस के लिए, तो कैपिटल टी एलील्स ऑफ द सेम जीन है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल ए डिफरेंट जीन है। सपोज कर लो ये टालनेस के लिए था, ठीक है, ओके, ये टालनेस के लिए अपनी बात कर लें, और ये ए वाला जो है वो हमारा क्या है? स्किन कलर के लिए है। ये टालनेस के लिए है दोनों जीन्स, और ये वाला स्किन कलर के लिए। अब बी भी डिफरेंट है, ये भी दूसरा जीन है। अब कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, क्योंकि दोनों के आगे क्या लगा है? कैपिटल लगा हुआ है। ऊपर वाले जो है वो हेट्रोजाइगस एलील्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस हैं। नीचे वाले देखिए, ये आपका होमोजाइगस एलील्स हैं, है ना। कैपिटल सी स्मॉल सी हेट्रोजाइगस एलील्स लिखा हुआ है, स्मॉल डी होमोजाइगस रेसेसिव लिखा हुआ है। ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, ये हेट्रोजाइगस एलील्स हैं, है ना। तो ये लोकेशन, ये सारे जीन्स और ये टर्मिनोलॉजी आपको बखूबी पता होनी चाहिए जब भी जेनेटिक्स पढ़ेंगे आप। क्लियर है?
अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ एलील्स कहाँ पे होते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये डिफरेंट जीन है, मतलब कैपिटल टी तो डिफरेंट हो गया है, ए किसी और के लिए फिनोटाइप कैरेक्टर शो करता है, सपोज कर लो स्किन कलर के लिए कर रहा है, टी जो है हमारा टॉलनेस यानी हमारे हाइट के कैरेक्टर को नोट कर रहा है। ठीक है, आगे आइए, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यहीं से शुरुआत भी की है उन्होंने। ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी इसके बारे में बाकी, भी तो सिर्फ मैंने एक्सपेरिमेंट की जानकारी दी है, मेंडल्स की सक्सेस बताना बाकी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहुत सारी चीजें हैं उसमें बताएंगे, वो अगले वीडियो में अपलोड हो जाएगा। ओके, तो भी सिर्फ हमने लोगों ने इसकी सिर्फ बात करी है, किसकी, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मेंडल्स ने 3 या 4 बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस हैं जो हमारे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में हैं, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी वन जीन की इनहेरिटेंस होती है, यानी हाइट होगा सिर्फ, ओके, राउंड कलर होगा, राउंड होगा, ग्रीन होगा, कोई भी एक चीज उठा ली जाएगी, यानी एक स्किन कलर उठाया जा सकता है, ठीक है, प्लांट का कलर उठाया जा सकता है, फ्लावर का कलर उठाया जा सकता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उठाएंगे वो यानी एक जीन को उठाइए आप। यहाँ पे सिर्फ हम लोग अगर बात करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, यानी मोनोहाइब्रिड है, उन्होंने सिर्फ हाइट लिया था, टॉल एंड डॉर्फ लिया था, यानी था तो एक ही जीन, वो हाइट का था, मोनोहाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही प्रपोज 2 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताई और उसके बाद में उन्होंने 2 लॉ दे दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। ये क्वेश्चन बनता है, नोट कर लीजिए मेरी बात, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से या मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ कौन सी क्रॉस से दिए थे। ठीक है, तो मेंडल ने अपने दोनों लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों पूछ सकते हैं, या मेंडल ने अपने लॉ कौन सी क्रॉस से दिए थे। तो सबसे पहला जो लॉ उन्होंने दिया था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। डाइहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ 2, डाई से ही पता चल रहा है, डाई हाइब्रिड किया है उसको, ये ठीक है। फ्रॉम डाइहाइब्रिड क्रॉस ही प्रपोज दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, एक पूछते भी हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था मेंडल ने कौन सी क्रॉस से दिया था, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। आगे आ जाइए, पढ़ने से पहले मेंडल के लॉज को यह चीज जानना बड़ा जरूरी होती है कि उसने कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, उनके अलग अलग ट्रेड्स कौन से थे। तो कैरेक्टर 7 थे उनके ट्रेड्स, ठीक है, 2-2 कर दीजिए, यानी 14 ट्रेड्स थे उसके पास में, वो भी ट्रू ब्रीड लाइन थे उसके पास में। उसने लगातार सक्सेसिव जनरेशन में उनको ट्रू ब्रीड बना दिया था, काफी अक्लमंदी से, काफी ध्यान से उसने अपना काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी कौन कौन से हैं, सीड का शेप उन्होंने लिया था। अब देखिए, राउंड वाला जो होता है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड होता है रेसेसिव। सीड कलर येलो डोमिनेंट होता है, ग्रीन जो होता है वो रेसेसिव। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है सीबीएसई हमारे लिए, सीड कलर अभी आगे आ जाएगा तो हम आपको कंफ्यूजन बताएंगे कहां पे कर रहा है। सीड कलर येलो, ठीक है, और ये सीड कलर ग्रीन आपका रिसेसिव है। फ्लावर कलर वायलेट आपके लिए डोमिनेंट है, रिसेसिव कौन सा है, व्हाइट। आगे आते हैं, पॉड शेप अगर बात किया जाए तो फुल जो होता है वो डोमिनेंसी शो करता है, कंस्ट्रिक्टेड जो होता है वो हमारा रिसेसिवनेस शो करता है। पॉड कलर, ये है डिफरेंस, पॉड कलर देख लीजिए आप, आपको यहां पे कैसा है, ये हो गया है यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो हमारा क्या शो कर रहा है, डोमिनेंसी, और येलो कलर जो है वो हमारा क्या शो कर रहा है, रिसेसिवनेस। और येलो कलर हमारे सीड के अंदर डोमिनेंसी शो करता है। तो इसको फ्लिप करके पास पास लिख लीजिएगा, ठीक, ताकि आप भूलें ना। पिछली साल 21 में उन्होंने, हाँ 21 में क्वेश्चन पूछ दिया था कि थोड़ा सा बस डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, चूज द करेक्ट वन पे थे वो, यही वाला गलत था। उन्होंने लिख दिया था पॉट कलर येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव, यही चीज गलत थी उसमें, ठीक है, तो यही चूज करना था बच्चों को। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, ठीक है।
अगर साइड वाइज फ्लावर निकल करके आ रहा है एक्सियल है, और अगर ऊपर जाकर के कोई पंच और ब्रांच आगे नहीं जा रही है तो वो टर्मिनल है। तो ये टर्मिनल जो होता है वो रिसेसिव है, और ये वाला क्या है हमारा एक्सियल, वो डोमिनेंसी शो करता है। क्लियर? तो इतनी पोजीशंस यानी 7, ठीक है, कैरेक्टर्स थे, और उनके 2-2 ट्रेड कर दीजिए आप लोग, तो वो 7 × 14 हो जाते हैं। 14 ट्रू ब्रीड लाइंस थे मेंडल साहब के पास, और उनके ही बीच में ये आपस में क्रॉस करवाते रहते थे और पता करते रहते थे। और इन्होंने ऐसे ही नहीं निकाले, इन्होंने इसके लिए टेस्ट क्रॉस किया है, कोई झूठ नहीं था ये। स्टेम ऑफ हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, ये हमें पता है। टॉल हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 से आ गए थे, कुछ चीजें पहले भी हैं, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय द मेंडल। ठीक है, आपको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जब भी आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताएंगे तो आपको सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले पेस्ट करनी होगी कॉपी के ऊपर कि मेंडल परफॉर्म द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये टर्म जो भी ब्लू दिख रहे हैं आपको, ये बहुत आपके लिए कीवर्ड्स हैं बच्चों। ये एक्सपेरिमेंट तुरंत ऐसे करके चेक होता है, ये वाली लाइन मोनो हाइब्रिड हो चाहे वो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा हो। एक नंबर पते की बात बताई मैंने आपको। ही क्रॉस द टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उन्होंने टॉल एंड डॉर्फ के बीच में, ठीक है, क्रॉस करवाया और हेरिडिटी पता करने की कोशिश करी कि क्या क्या हो रहा है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जाते हैं। ही कलेक्टेड द सीड। उन्होंने जब क्रॉस करवा लिया, फिर उन्होंने सीड जब निकल करके आए तो ही सीड प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस grew them to generate plant of the first hybrid। यानी जो उन्होंने क्रॉस करवाया था फर्स्ट हाइब्रिड का, जब उसके सीड निकल करके आए तो उन्होंने उसको सो कर दिया, बो दिया, फिर वो प्लांट हमें बड़े हुए। ठीक है, दिस जनरेशन इज कॉल्ड द फाइलियल फर्स्ट प्रोजेनी या F1। मेंडल ऑब्जर्व दैट जब वो जमकर क्या है, क्योंकि हमने कौन से लिए, टॉल लिया है, डॉर्फ लिया है, क्लियर, और क्योंकि हमने इसको यूनिसेक्सुअलिटी के ऊपर लिए गए थे, क्योंकि हमने एंथर कट कर दिए थे टॉलनेस के या डॉर्फनेस के, किसी के भी, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल होता है, आप किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टॉलनेस के एंथर जो है पूरी तरीके से कट कर दें और डॉर्फनेस को उठा करके उसमें पुट कर दें जाकर के, सारे पोलन ग्रेन्स वहां पे, ठीक है, छिड़क दें जाकर के और उसको बंद कर दें। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, जाहिर सी बात फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल से आपके आखिर में जाकर के क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। सीड जब बने तो ही कलेक्टेड, उन्होंने जब उसको कलेक्ट किया और उसको दोबारा से बोया, तो मेंडल फर्स्ट ऑब्जर्व इन द फर्स्ट प्रोजेनी ऑल वर टॉल। कैसे थे बेटा, सारे के सारे टॉल थे। ये तो बात पता है ना हम लोग को, इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बच्चे हमारे पास पहली बार होंगे या जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे उनको जानना जरूरी होता है। ठीक है, दिस जनरेशन is also called the filial first generation and he observed that in filial first generation all the plants were tall। सारे के सारे कैसे थे, सारे के सारे टॉल पैदा हो गए थे, सारे के सारे लंबे पैदा हो, डॉर्फनेस का कैरेक्टर गायब हो गया था, पहली जनरेशन में नहीं दिखा था। दूसरा ये देखिए, ये दिया गया एनसीईआरटी का ही है आपके, उन्होंने क्रॉस करवा करके बताया, ये बनाना नहीं होता है फॉर योर काइंड इन्फो, ये बनाना नहीं, अगला वाला जो होगा वो बनाना पड़ेगा। टॉल डॉर्फ क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन आई, ऑल टॉल दिखा दिया उन्होंने, फिर उसको सेल्फिंग करवाई। क्या करवाई, अभी तक बात इतनी थी कि सारे के सारे टॉल बन गए, अब क्या कर रहा है मेंडल ने, फिर उसकी सेल्फिंग यानी उनको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। ठीक है, जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट होने दिया तो रिजल्ट कुछ अजीब सा आया। अजीब सा रिजल्ट यह था कि 3 तो लंबे बन गए थे, यानी जो जनरेशन थी 75% जनरेशन जो थी वो टॉल थी, 25% जो जनरेशन थी वो डॉर्फ थी। ये हम लोग अपने तरीके के लिए बता देते हैं कि 3:1 का रेशियो वो सही था। ठीक है, लेकिन हाँ वो बल्क में लेता था चीजों को, तो इसलिए उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं कि 3-3 प्लांट 4-4 प्लांट लगा रहा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रेशियो उसका इस तरीके से निकल करके आता था। ठीक है, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल, पहले जो टॉल बने थे उनको सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया। ये वाला सेल्फ पॉलिनेशन वाला टर्म आपका आना जरूरी है कॉपी के अंदर। ठीक है, ये वाला, ये F1 plant and found that the filial 2 generation some of the offsprings were dwarf। यही चेक करता था मैं भी कि हाँ बच्चे ने सेल्फ पॉलिनेशन बताया, 8 से चेक हो गया,
ड्वार्फनेस बताया, कैरेक्टर दैट नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस। ये वाली लाइन पूरी लिखी जाती है, अगर थोड़ा बहुत भूल भी रहे हैं लेकिन आपको सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, और डॉर्फनेस और टॉल वाली चीज आपको बतानी पड़ेगी कि किस जो टॉल आए थे, यू फाउंड दैट द फाइलल 2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। एक जो प्रोजेनी थी आपकी वो कैसी थी, ड्वार्फ हो गई थी। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ वर 1/4। कितना था, अब ये चेक होता है मेरे बच्चों, ये चीज 1/4 60 से चेक हो गई। एंड द F2 प्लांट्स वाइल द 3/4, आप 75% लिख दें तब भी चेक हो जाएगा वो, ठीक है। आप डायरेक्ट रेशियो लिख दें, ये अक्लमंदी है एग्जामिनर की कि वो चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है, मैंने चेक किया है, ठीक है, कि बच्चा हो जाता है क्योंकि सिलेबस इतना होता है, गड़बड़ होती है बच्चों से, ठीक है। आप कम से कम रिलेवेंट लिख के आइएगा, और एक चीज और मत करिएगा कि हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है, मॉडरेट रहना है आपको कॉपी के अंदर, ठीक है। तो वो मैं सारे की पॉइंट्स, सारे कीवर्ड्स आपको बता दूंगा जो वहां पे रिक्वायर होते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है वो हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है वो 3/4, ठीक है। अब द F2 प्लांट्स वर टॉल, 3/4 जो थे वो लंबे थे, और 1/4 जो थे जैसा मैंने शुरू में बताया था वो कैसे थे, ड्वार्फ थे। द टॉल एंड ड्वार्फ traits were identical to their parental type and did not show any blending। अब बस यहीं पर से यही चीज तो लिखनी है, मेनली यही लिखना है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ब्लेंडिंग वाला टर्म आना जरूरी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कि द जनरेशन यानी F2 जनरेशन, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स द टॉल एंड द ड्वार्फ दैट वी गेट इज टोटली रिजेंबल टू द पेरेंटल टाइप। बिल्कुल से पेरेंटल टाइप से क्या कर रही थी, रिजेंबल हो रही थी, यानी जो पेरेंट के जैसे लंबे थे उतने ही लंबे थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई 5 फीट का है तो जो F2 जनरेशन है वो भी 5 फीट का ही था। ड्वार्फनेस अगर 3 फुट के हैं तो वो 3 फुट के ही थे, ठीक है। तो वहां पे कोई ब्लेंडिंग शो नहीं हुई थी, ये मेंडल ने कहा है, दे डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और डॉल्फ, नन वर इन बिटवीन द हाइट, ठीक है। ये वाले ला से इत्तिफाक किया था, इत्तिफाक से मतलब मेरा ये है कि इसको सही से नहीं माना था, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं समझ गए होंगे, TH हंट मॉर्गन साहब ने, उन्होंने कहा था कि ब्लेंडिंग शो होती है, ठीक है, ब्लेंडिंग करते हैं प्लांट, F1 जनरेशन F2 जनरेशन में भी करते हैं, लेकिन मेंडल साहब ने इस चीज को नकारा था। उन्होंने बताया था जो चीज अब NCERT में मौजूद है, तो मैंने आपको दोनों नॉलेज दे दी कि उन्होंने नहीं माना था इस चीज को, ठीक है। डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं हुई थी, यानी जैसे टाल थे, जैसे ड्वार्फ थे, जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही बच्चे भी थे। अब क्लियर है, आगे आइए, ये रहा, ये बनाना पड़ता है। आपने अगर नहीं बनाया तो 2 नंबर अपने माइनस करके आइएगा पेपर में, कि अगर आपने क्रॉस नहीं बनाई है, चाहे वो डिसऑर्डर्स हो चाहे वो मेंडल्स के कोई ला हो, आपने 2 नंबर माइनस कर लिए अपने, ठीक है। पेड़ पौधे बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पुनेट स्क्वायर साहब को याद करना है, कैपिटल T, अब टालनेस है तो कैपिटल T है, ठीक है। ड्वार्फनेस है स्मॉल t है, पुनेट स्क्वायर बनाइए, कैपिटल T, पूरे के पूरे कैसे बने, ऑल टॉल। F1 जनरेशन कैसी थी, सारी की सारी टॉल बन गई थी। तो आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी पुनेट स्क्वायर में, ठीक है। फिर उन्होंने सेल्फिंग कराई तो कैपिटल T, हमें पता है कि इसके पास यही ट्रेट्स हैं, यही चीजें हैं, कैपिटल T, उन्होंने जब इसको क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई, तो कैपिटल T, स्मॉल t, तो उनको मिले एक प्योर ब्रीड, 2 प्योर ब्रीड मिले थे। देखो यहाँ पे अब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्यूरिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जो F2 जनरेशन आई थी उसमें कितने प्योर ब्रीड थे, मेरा क्वेश्चन समझते रहना, उसमें कितने प्योर ब्रीड थे, प्योर ब्रीड आपके 2 थे, कैपिटल T और स्मॉल t, 2 हाइब्रिड थे, तो रेशियो बनता 2:2। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा, ये और ये आपको ऐसे ही बिल्कुल लिखना होता है। फिनोटाइप रेशियो ये कट से चेक होता है 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:2:1। आधा मत लिखिएगा, आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि कैपिटल T कितना है, कैपिटल T स्मॉल t कितना है, स्मॉल t कितना है,
जब तक कि आप बताएंगे नहीं, नंबर आप टॉपर्स वाले नहीं ला सकते, क्योंकि टॉपर्स कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं नंबर काटने का। ठीक है, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे हमसे जो पढ़ रहे हैं वो इंशाल्लाह टॉपर बने, अच्छे नंबर लेकर के आए। तो ये चीज़ क्लियर है, सिंपल होता है। ठीक है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ये वाली क्रॉस सिंपल है। आगे आइए, अब देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मैंने दूसरा तरीका भी बताया। आप पेरेंटल जनरेशन लिख सकते हैं, टॉल, ड्वार्फ, इस तरीके से करवा सकते हैं। मैटिंग करवाई उन्होंने, सेल्फिंग लिखना चाहिए था, मैटिंग एक ही बात है। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये सारे प्लांट बने, यानी 3 टॉल, यानी जो 75% जो थे वो टॉल थे और 25% जो थे हमारे ड्वार्फ थे। और ये जीनोटाइप ये थोड़े स्टाइल में लिख दिया है, आप चाहें तो वैसे लिखते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जैसा एनसीईआरटी ने करा है आप वैसा ही करिएगा। चेक दोनों ही हो जाते हैं, हमें तो सिर्फ उसके फिनोटाइप और जीनोटाइप से मतलब होता है, और क्रॉस अगर बच्चे ने सही करी है तो उससे मतलब होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन monohybrid crosses, Mendel proposed the 2 general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses। अपनी monohybrid cross से मैंने शुरू में बताया था, उन्होंने 2 लॉ दे दिए थे। ठीक है, टुडे these rules are called the principles और the laws of inheritance, इनको जाना जाता है इन्हीं के नाम से। फर्स्ट लॉ ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ का क्या नाम होता है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ का क्या नाम होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे आ जाइए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है हमसे। ये तीनों पॉइंट एनसीईआरटी के आपको लिख करके आने हैं, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। क्लियर, मेंडल वाला। तो कोई भी कसर मत छोड़िएगा, जो तरीका मैंने बताया बस उतना लिख करके जाना है। द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, ये मेंडल के लफ्ज हैं, उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं कि कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। पहला पॉइंट, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, बिना देखे बंदा वो ये सारी बातें बता रहा है। ठीक है, अगर वो देख लेता तो पता नहीं वो सारी जेनेटिक्स को ही बता डालता, बिना देखे तो उसने इतना बता दिया है। इन अ डिसिमिलर पेयर, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द डोमिनेट्स द अदर, यानी डोमिनेंसी कौन शो करा उन्होंने, अगर डिसिमिलर है, शुरू वाली बात, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी जो होगा वो क्या करेगा डोमिनेंसी शो करेगा, स्मॉल टी क्या होगा वो रिसेसिवनेस शो कर देगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ लिखना है आपको, इसके 2 पॉइंट हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ठीक है, मेरे टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरी लाइन लिखी थी कि द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ये क्या चीज को दर्शाता है, यानी क्या चीज को बताता है। तो हमने तुरंत आंखें बंद करके लगाया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सोचना ही नहीं था, फेवरेट सब्जेक्ट है अपना। एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज नॉट सीन इन द F1 स्टेज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है कि जो भी ट्रेट्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे ब्लेंड नहीं होते, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में ब्लेंड होकर के छोटा यानी बीच का नहीं बना करके देगा, बनाएगा वो टॉल ही। तो कोई भी, ठीक है, एलील्स जो होते हैं वो कोई भी तरीके की ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। क्लियर, बात बराबर है, यानी बीच के प्लांट नहीं बनेंगे। अगर एक 5 फीट का बन रहा है, दूसरा 2 फीट का बन रहा है, तो कोई 3 या 3.5 फीट का नहीं बनना, 5 या 2 ही फीट का बनेगा। ये मेंडल साहब ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बात बताई है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो ब्लू करके क्या है मैंने, इसको आपको लिखना जरूरी है। द पेरेंट्स कंटेन द 2 एलील्स ड्यूरिंग, आप यहां से भी लिख सकते हैं हम, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स, उसमें से किसी एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब ये सेग्रीगेट कर जाएंगे यहां से, तो किसी के पास में कैपिटल टी जाएगा तो दूसरे के पास में स्मॉल टी जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल एक पोलन के पास में पहुंचा है कैपिटल टी, दूसरे पोलन के पास में पहुंचा है स्मॉल टी। ओवम के साथ में भी यही सही होगा, ओव्यूल के साथ में भी यही सही होगा। ठीक है, तो वो जरा सी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, दूसरे वो सेग्रीगेट होते हैं। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। इतनी लाइन लिख दी आपने, काम हो गया। ठीक है, सेग्रीगेशन वाला टर्म आना जरूरी है, यहां पे ये वाला टर्म अपना आना जरूरी है। ठीक है, ओके,
F2 जनरेशन मैंने दिखाया था यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी लाया उन्होंने, तो ये जो चीज़ सेग्रीगेट कर गई है बच्चों, ये सेग्रीगेशन हो गया, कैपिटल स्मॉल टी सेग्रीगेट हो गया था वहाँ पे, तो अभी तो डॉर्फनेस शो हुई, अदरवाइज कहाँ डॉर्फनेस शो हो रही थी। कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी। एक चीज़ और याद रखिएगा, रिसेसिव जो होते हैं हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होते हैं, यानी स्मॉल टी तभी शो होगा, स्मॉल आर तभी शो होगा, स्मॉल वाई तभी शो होगा। इनके अकेले बस की बात नहीं होती है कि हम अकेले जाकर के किसी कैरेक्टर्स को सप्रेस कर दें, यानी टॉलनेस कैपिटल टी, तो स्मॉल टी कैपिटल टी को सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया कि वो सेग्रीगेट तो होते हैं लेकिन किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ओके, inheritance of two genes, Mendel's also worked with the and crossed the pea plant that differed in two characters, दो कैरेक्टर्स में जो डिफर थे मेंडल ने उन पे भी काम करके बताया, ठीक है, और रिजल्ट उनको उनके मुताबिक मिले। He selected the seeds with the yellow color, येलो कर लो, येलो कर लिया, ये याद रहेगा, ग्रीन को सफेद ही रहने दो, एंड द राउंड, ठीक, दूसरे ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप लिया था। तो बेसिकली उन्होंने लिया क्या था, उन्होंने शेप लिया है सीड का और कलर लिया है। आपको ये बताना भी होगा कि मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो शेप एंड द कलर, तो येलो कलर राउंड शेप, ग्रीन कलर रिंकल्ड शेप, तो शेप एंड कलर दो ही यूज किए हैं। तो राउंड आपका ये रहा, ट्रू ब्रीड राउंड येलो, तीसरा ये रहा आपके सामने रिंकल्ड ग्रीन, ये दो चीजें उन्होंने ली थी। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने दो हैं, येलो भी है, येलो तो कलर हो गया, राउंड शेप हो गया, ग्रीन भी कलर हो गया और रिंकल्ड भी शेप हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि दो कैरेक्टर्स लेके देखते हैं तब क्या बनता है हमारे लिए, क्या चीज आती है, क्या आउटकम्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो आउटकम्स अजीबोगरीब थे। ही फाउंड दैट येलो कलर, ये वाला yellow color was dominant over the green and round shape was dominant over the wrinkled। ये बात आपको बतानी पड़ेगी, जब भी आप इस लॉ को लिखेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको पिक करके अलग से कॉपी में दिखाना पड़ेगा। जब भी क्रॉस की बात करेंगे कि पूरी बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर उन सेल्फिंग करवाई उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने जब पहला पॉइंट ये लिया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई भी आगे क्लियर हो जाएगा, एंड जो आपकी F1 प्रोजेनी जो आई, ठीक है, he found that the yellow color was dominant over the green and the round shape was dominant over the wrinkled, ठीक है। तो पहले सारे जनरेशन में क्या बने थे, ऑल राउंड एंड येलो सीड्स बन गए थे सारे के सारे। ओके, ये बात पता है बच्चों को, ये सिंपल है। हमें बस इतना जानना है, जेनेटिक्स की तैयारी करनी है और हमें क्या देना है कॉपी के अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द जीनोटाइप सिंबल्स, ठीक है, आपको सारे सिंबल्स बताने पड़ेंगे जो आप उस एग्जांपल में ले रहे हैं कि y इज द डोमिनेंट फॉर द येलो एंड स्मॉल y फॉर रिसेसिव इज फॉर ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन के लिए है और ये येलो के लिए, तो भाई आपको पता है कैपिटल Y येलो के लिए है, स्मॉल y ग्रीन के लिए है, कैपिटल R राउंड के लिए है, ठीक है, और स्मॉल r रिंकल्ड के लिए है। लीजिए बात बराबर, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन बी रिटन एज, फिर आप बताएंगे कि पेरेंट्स के जीनोटाइप हम इस तरीके से लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और गैमीट्स जो बनेंगे तो जाहिर सी बात है कैपिटल आर। अब देखो गैमीट बनाने के टाइम पे आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, पेन ले लेते हैं यहाँ पे। जब भी गैमीट्स बनाएंगे तो आपस में आप ये मत कर दीजिएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं उनके साथ में, ये गलती है, मैंने नोट किया है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं भाई, आपको मालूम है ना इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, बस बात खत्म। और जब वो एक ही जैसे हैं तो बार बार गैमीट्स तो एक ही जैसे आने हैं ना, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल गया आपको, स्मॉल आर स्मॉल वाई मिल गया, है ना। तो ये आपके गैमीट्स बने जा करके, दिस वन।
द गैमेट्स आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड। अब इनका क्रॉस करवाइए, ठीक है, इनका क्रॉस करवाने पर आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये जो F1 जनरेशन है, ये इसमें ये डोमिनेंसी शो करता है, ये डोमिनेंसी शो करता है। इनकी इतनी औकात नहीं कि डोमिनेंसी शो कर जाए दोनों, ये दोनों नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। तो जाहिर सी बात है F1 जनरेशन में क्या आ गया था, F1 जनरेशन हमारी बन गई थी, ठीक है, राउंड येलो, क्लियर हो गया। लेकिन ये चीज आपको बतानी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट से पहले, आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। जो मैंने समझाया वो नहीं, ये वाली जो लाइनें लिखी ये लिखनी पड़ेंगी। फिर when Mendel self hybridized the F1 plant, he found that 3/4, देख लीजिए फिर से, अब इसको हाइलाइटर ले लेते हैं एक मिनट, ठीक है। 3/4 जो है, ये देखिए आप, 3/4 ऑफ F2 प्लांट हैड येलो सीड्स एंड 1/4 हैड ग्रीन। फिर से एक अजीब सा रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है आपको, जो रेशियो दिख रहा है 3:1 का दिखाई दे रहा है। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट किसमें, 3:1 के रेशियो में हुए हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लिखना पड़ेगी ये वाली लाइन। द येलो एंड ग्रीन कलर कौन से रेशियो में सेग्रीगेट हुए हैं, तो 3:1 के रेशियो में। 9:3:3:1 मत लिख के आइएगा, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। लेकिन नहीं, आंसर हमारा ये छुपा हुआ है, एनसीईआरटी है भाई साहब, बिना बोले सब बोलती है, ठीक है। उसकी खामोशियां भी सुनी जाती हैं एनसीईआरटी की, आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ही काम नहीं चलने वाला। वो खामोश है तो वो बहुत कुछ बोल रही है, ठीक है। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन अ रेशियो 3:1। राउंड एंड रिंकल सीड शेप आल्सो सेग्रीगेट इन अ 3:1 रेशियो। ये भी आपके 3:1 रेशियो में ही सेग्रीगेट हुए थे, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हुए हैं, ठीक है। अब ये रही क्रॉस आपके लिए। अब देखिए, गैमेट्स बनाए थे अपन ने, शुरू में बना लिए थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, एंड आपने क्रॉस करवाया तो पहली जनरेशन में आपको क्या बना था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इनके गैमेट्स बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी गलतियां होती हैं, बच्चे क्या करते हैं कि, पेन ले लेता हूँ, वेट अ मिनट, ला भाई, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब इसको मल्टीप्लाई करवाने बैठ जाते हैं, फिर तो जाहिर सी बात गड़बड़ होनी है। अब ये तो हमारी F1 जनरेशन है, इसके पास में तो ये है ही, ठीक है, ये गैमेट्स तो हैं उसके पास में पूरे, जिसका कंटेंट जो है वो तो ये है ही उसके पास में। तो आप इनका मल्टीप्लाई करवाइए इसमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, बात बराबर। फिर कैपिटल आर, अरे स्मॉल वाई, ठीक, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, बन गए आपके 4 गैमेट्स बन गए। ये करना है, वहां पे उल्टा सीधा काम मत कर देना कि कैपिटल आर कैपिटल वाई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर, गलत, वहीं पर से एग्जामिनर काट देता है। हमने बहुतों के कट किए बेटा, जाहिर सी बात है, आपने जब गैमेट ही गलत कर दिया तो नीचे तो खाक नहीं सही कर पाए हो गए ये ला, ठीक है। तो फिर ये देखिए 1/4 इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि ड्यूरिंग द हाइब्रिड क्रॉस के वक्त में जो गैमेट फॉर्मेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी है, जरा देखिए कितने आ रही है, 25%, ठीक है। 1/4 है, इसकी 1/4 है, देख लीजिए आप लोग खुद ही, 25%, ठीक है। ये हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई, अब इस शेप में बनाएंगे तो बहुत आसानी रहेगी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस शेप में बनाएंगे तो एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को। इससे गलती भी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और गलती अगर नोट करनी हो आपकी तो सबसे लास्ट वाला जो ये दिख रहा है अपना, क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार कि अगर ये नहीं आ रहा है लास्ट में तो गलती है कहीं ना कहीं क्रॉस में।
बहुत आसानी है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनको एक साइड लगाया, ये एग्स हो गए, ये स्पर्म हो गए यानी पॉलन हो गए, वो एग्स हो गए। मल्टीप्लाई करवाने लग जाइए, कैपिटल आर, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाइए, ठीक है। लगातार आप मल्टीप्लाई करवाते चले जाइए इस तरीके से जितने भी आए। ये एक तरीका ये आया, अरे हटाओ, ये क्या, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराइए, ये आया आपका, ठीक है। इसका इसमें, अब वही तो मैं कह रहा था आपसे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, ये आया, फिर इसका मल्टीप्लाई ये कराइए आपने इसमें, ये आया। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, एक साइड का ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, इसमें कराते इस तरीके से चले जाइए, तो बहुत आसानी से एक तरीका मैंने बताया आपको, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आता है जीनोटाइप रेशियो, जो सबसे ज़्यादा अक्सर होता है कि लोग कह देते हैं कि इसको याद कर लो, ठीक है, याद कर लो ज़्यादा बेहतर रहेगा और रट लो उसको। अगर मैं तरीका आपको बता दूं तो याद रख लीजिएगा। आगे आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे जीनोटाइप पे, ये एनसीईआरटी का है अपने। अब ज़रा एक चीज़ नोट करिएगा, देखिए, ठीक है, आप जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे वो बहुत पिक्यूलरली नोट करिएगा, क्या मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहीं पर से आप इसका जीनोटाइप निकाल लेंगे। देखिए कैपिटल, यहाँ पे शुरुआत से आइए, देखिए ये है आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई 1। अब इसके बाद में इस वाले एरिया पे आइए, ये वाले एरिया पे, ये कितने हैं 2, 1:2। अब उसके जस्ट नीचे उतर करके आ जाइए, ये कितने दिख रहे हैं आपको, क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये लिखें तो इनके ऊपर ये बता ज़रूर दीजिएगा कि आप किसका ले रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब फिर से आइए, देखिए ये तीसरे नंबर पे इसको उठाइए और इसको उठाइए, तो 2 है ना, 1 और 2 बन गया। अब यहाँ पे आ जाइए फोर्थ नंबर पे, 1 2 3 4, अब ये 4 हो जाएगा, हो गया, हुआ। अब फिर से आ जाइए, इसको उठाइए 5th नंबर पे, 1 और 1 2, ये हो गया। अब फिर से बीच में आ जाइए आप, ये हो गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आइए, ये 2 सिमिलर हैं। फिर से आपका 1 हो जाएगा, ये लास्ट वाला 1 बचा ना आपका, ये 6 हुआ और ये 7 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने होते चले गए सब। ये देखिए ये बना 1:2 1:2 1 2 4 2 1 1, ठीक है। 12 12 42 121 बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका आपको बता दिया मैंने कि यहाँ से शुरू होइएगा धीरे धीरे धीरे। अगर पूछ दिया जाए, वो पूछ देते ही हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है आपका, तो ये तरीका है। कुछ ने अलग बताया, कुछ लोग इसको लास्ट में लेते हैं, पहले 4th वाले को ले लेते हैं, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जो जीनोटाइप दिख रहे हैं, आप जो चूज करके उसमें बताएंगे कि वो कितने हैं, वो आपका रेशियो हो जाएगा सही, ठीक है। बस आप उनको तरीका बता दीजिएगा कि मैं कौन सा लिखने जा रहा हूं, ऐसे करके लिखते चले जाइएगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले लिखा है S2, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तुरंत वो सामने वाला खुद ही चेक कर देगा, उसे मालूम है कि तुमने सही लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे ये कितने जीनोटाइप हैं, ये चीज़ थी, ये कंप्लीट हो गया अपना। आगे आ जाइए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया इसके बाद में, जब उन्होंने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, आपको ये लिखना पड़ेगा इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब एक ही लॉ पूछा जाएगा आपसे, दोनों नहीं कभी पूछते हैं, मोनो हाइब्रिड पूछेंगे या डाई हाइब्रिड पूछेंगे,
In the dihybrid cross, the phenotypes round yellow, round green, wrinkled and green appeared in the ratio 9:3:3:1. आप ये रेशियो आप बताना पड़ेगा आपको कि हाँ वो अपेयर हुए थे 9:3:3:1 के रूप में। ये रहा द रेशियो ऑफ 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। 3 येलो थे, ठीक है, 1 ग्रीन था, फिर 3 राउंड थे, 1 रिंकल्ड था। ये कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था, इस तरीके से बनता हुआ चला आया, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि ये आया कैसे था, क्योंकि मेंडल जो था वो मैथमेटिशियन बहुत बड़ा था, ठीक है, वो हर चीज में मैथमेटिक्स के लॉजिक ले आता था। तो उसने देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 × 3 राउंड येलो, 3 × 9, 3 × 3 राउंड येलो हो गए, फिर 3 × ग्रीन, पहले रिंकल्ड पे आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई करा लिया, इसका करा लिया, देखना समझना है इसको। रिंकल्ड का मल्टीप्लाई इसने कराया येलो से, तो रिंकल्ड येलो बन गए 3। अब फिर से आ जाओ राउंड के ऊपर, अब राउंड का मल्टीप्लाई कराया इसने ग्रीन के साथ में, तो 3 राउंड ग्रीन बन गए, ठीक है। और फिर रिंकल्ड का मल्टीप्लाई कराया इसने ग्रीन के साथ में, तो रिंकल्ड ग्रीन एक ही बना, क्योंकि वो एक ही एक थे। ये मैथमेटिशियन हर जगह अपनी मैथ लगा देता था धीरे से। तो 9:3:3:1 का रेशियो से इसे मल्टीप्लाई करने पे भी मिलता था, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ये सेग्रीगेट होते हैं 3:1, है ना। और ऐसे नॉर्मली देखने पे भी यही रेशियो मिलता है। तो मैथमेटिक्स और फिनोटाइप वो मैच कर देता था कुछ भी जुगाड़ करके। ये तो समझा ही दिया मैंने आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमेशा यहाँ से शुरू हुई है, ऊपर से, यहाँ से, फिर यहाँ, फिर दूसरी लाइन, फिर बीच में, फिर दूसरी लाइन, फिर चौथी लाइन तक आराम से हो जाएगा। फिर 1 2 फिर बीच में, फिर 1 2 फिर लास्ट में। सिंपल है। इतने नौटंकी होती है, इसको याद करना है ना, कुछ नहीं। इसमें देखिए आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। Based on this observation, Mendel proposed the second set of generalization, that was Mendel's law of independent assortment. क्या कहा था इस लॉ में? ये लॉ लिख करके ही खत्म होती है बात। The law states that when the two pairs traits are combined in a in a hybrid and segregation of one pair characters in a independent of the other pair of characters, ये लाइन भूलिएगा मत, यही लिखनी होती है। अपने लफ्ज मत इस्तेमाल करिएगा कृपया करके, क्योंकि मैंने कोट किया हुआ है इसको खुद ही, एनसीईआरटी ने भी कोट किया हुआ है। कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट वाज द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चे अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं। रूल या लॉ जब भी पूछा जाए बच्चों, तो वो एज इट इज एज बताना होता है, ये रूल है, ठीक है। तो व्हेन द टू पेयर्स ऑफ ट्रेट, जब आप 2 पेयर्स लेते हैं ट्रेट्स के, उनको कंबाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो सेग्रीगेशन होता है उन्होंने बताया कि वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के साथ में भी जा सकता है, वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं। तो एवरी कैरेक्टर गोज इन अ जनरेशन और द गैमीट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जा सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, वो कोई रोक टोक नहीं है उस पर। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर दैट हियर द सेग्रीगेशन। हाँ, आपसे ये रेशियो पूछते हैं, ये अलग से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कितने परसेंट है, कि कितने परसेंट जाता है, कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। हमेशा याद रखिए एक्स और वाई, ठीक है, एक्स 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 वाई आने के कितने परसेंट चांस, 50-50। हमेशा गैमेट फॉर्मेशन में 50% ही चांस होता है, क्योंकि 2 ही चीजें तो होती हैं वहां पे, ठीक है। तो 50% एंड 50% आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी सेग्रीगेट अपने आप से हो सकते हैं। देयरफॉर 50% चांस ऑफ आर बियरिंग गैमेट्स हो सकते हैं, 50% चांस उसके भी हैं कैपिटल वाई के, ठीक है। एंड द अदर 50% हैज स्मॉल वाई। तो कोई भी चांसेस हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। सिमिलरली द 50% ऑफ आर बियरिंग हैज द कैपिटल वाई, उसके भी 50% चांस है, जैसा मैंने शुरू में बताया। कोई भी गैमेट्स अगर आपस में कंबाइन कर रहा है तो उसके 50% चांस है। बट द 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे 4 तरीके के गैमेट्स बनते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी पूछ देते हैं आपसे कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट में। तो 25% है, वन आउट कर लेना, ये है, ठीक है। ये बता दें तो बहुत अच्छी बात है कि देयर इज ओनली 50% चांस फॉर बियरिंग द कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, कोई भी गैमेट का कॉम्बिनेशन करके आप बता सकते हैं। अच्छा लगता है लास्ट में बच्चा ये इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है, तो इससे अंदाजा हो जाता है एग्जामिनर को कि आपको आता है। ठीक है, वहां पे ला खत्म होने के बाद ये वाले पॉइंट बेटा जरूर बता दें कि कितने % गैमेट फॉर्मेशन के चांस हैं, कितने % होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कंप्लीट होता है अपना। काफ़ी उम्मीद से मैंने आपको पढ़ाया है कि थोड़ी बहुत नॉलेज को इन्हेंस करने की कोशिश की है जेनेटिक्स में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, करीब 4-5 साल मैंने कापियाँ चेक की हैं, ठीक है, तो मुझे बाखूबी पता है कि वहाँ पे क्या चेक करना होता है, क्या एग्जामिनर के दिमाग में चल रहा होता है, क्या उस टाइम पे हम सोच रहे होते हैं, क्या चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कुछ भी मत लिखिए आइएगा, आप थोड़ा बहुत रिलेवेंट लिख करके ज़रूर आइएगा, क्योंकि लोग अक्सर कह देते हैं ना बच्चों से कि कुछ भी लिख दो चेक हो जाता। नहीं, वहाँ पे हम लोग के सामने इतनी बड़ी मार्किंग स्कीम होती है विच इज़ रिजेंबल टू द एनसीईआरटी, जो कंप्लीटली एनसीईआरटी से रिजेंबल होती है। वो बात अलग है कि एग्जामिनर अगर ठीक है एक्सपीरियंसड है। फर्स्ट ईयर जब मैं चेक करने गया था तो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सेकंड ईयर हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा कि हाँ बच्चे ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिखा है तो नंबर दिए जा सकते हैं, नंबर दे भी देते थे, लेकिन फिर भी नंबर कम दिए जाते थे क्योंकि हमें वी वाना क्रिएट द टॉपर, वी वाना क्रिएट द डिफरेंस। ठीक है, सर वहाँ पे यही बोलते थे कि अगर आपको टॉपर के डिफरेंस क्रिएट करना है तो उसकी काफ़ी थोड़ा अच्छे से चेक करिएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी ये ट्रिक्स एंड ट्विक्स आप लोग यूज़ करें जो मैंने अपने 5-6 साल के कैरियर में ठीक है यूटिलाइज की हैं। मैंने पता किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे किस तरीके से कॉपी लिखते हैं और कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।